Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to begin the new lesson or the new lecture about communication. That what actually communication is, what is the need of communication, why communication is important, ठीक है, and what is its significance, particularly when it comes to teacher and student relationship, when it comes to teaching. तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को समझेंगे कि कम्युनिकेशन होती क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं और क्यों कम्युनिकेशन जो है ना वो हम फ्रॉम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम इसको क्यों परस्यू करते हैं, इसके टाइप्स क्या है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, और फिर उसमें प्रॉब्लम्स जो आते हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे टेकल डाउन किया जा सके, और उसके बाद उसके कुछ थ्योरीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द कम्युनिकेशन, that what actually communication is. Communication is a process of exchanging information, ideas, or feelings between the individuals using verbal, non-verbal, or written means. एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कम से कम दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, और वो दो लोग अ, और वो दो लोग आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है स्टूडेंट्स के साथ। द टीचर्स दे ऑल एक्सचेंज देयर आइडियाज, देयर नॉलेज, देयर फीलिंग्स विद द स्टूडेंट्स एंड विद अदर टीचर्स, ठीक है। और इसको मुख्तलिफ तरीकों से किया जा सकता है। इट कैन बी वर्बल, ये वर्बल भी हो सकता है यानी थ्रू लैंग्वेज। It can be non-verbal के through symbolic interactionism, through charts, through different diagrams ये हो सकता है, या through written means हो सकता है, जैसे अक्सर वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर्स वगैरह लिखते हैं। तो कम्युनिकेशन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, मुख्तलिफ आगे सारे टाइप्स इसके पास हमारे पास आएंगे। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से दो या दो से ज्यादा लोग आपस में क्या करते हैं? अपने आइडियाज को, अपने नॉलेज को, अपनी थिंकिंग को दूसरे लोगों में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम जब कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम ये चाहते हैं कि भाई किस तरीके से कम्युनिकेशन का जो एलिमेंट है वो काम करता है, किस तरह कम्युनिकेशन अकर हाउ कम्युनिकेशन अकर्स बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वी शेल आइडेंटिफाई कॉमन बैरियर्स, वो बैरियर जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं, यानी they create some problems, they create some issues in the process of communication। तो communication भी जो है ना इस प्रोसेस को हिंडर करने में जो जो फैक्टर्स आते हैं, जो जो एलिमेंट्स आते हैं, उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जो कम्युनिकेशन के मॉडल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो चार किस्म के मेजर जो हमारे पास थ्योरीज हैं, उनको हम लिंक करेंगे कम्युनिकेशन के साथ कि किस तरीके से हम टीचिंग और लर्निंग के जो मैकेनिज्म है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट हम किस तरीके से इसको अपने मुख्तलिफ अपने स्ट्रेटजीज में इम्प्लीमेंट करके या इंकॉर्पोरेट करके हम अपने लर्निंग को या अपने स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं की कम्युनिकेशन की। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स, सिग्निफिकेंस, फीचर्स, इंपॉर्टेंस अगर हम ये देखें तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये टू वे प्रोसेस है। इट मीन्स कम्युनिकेशन कभी भी वन वे नहीं होता। कम्युनिकेशन इज नॉट अ सिंगल एंड process, rather it is a two-way process where two or more than two individuals they talk to each other in such a way that they share their ideas, they share their knowledge, they share their whole thought, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? एक सेंडर होता है या एक कॉलर होता है और दूसरा रिसीवर होता है, यानी दे ऑल टॉक टू ईच अदर इन सच अ वे कि वो एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक टू वे प्रोसेस है। Here, two or more than two individuals they are involved. Secondly, it is continuous and dynamic. Communication is a process in which there is continuity. There, it occurs without gap. It occurs without breaking the rhythm. ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो टीचर और स्टूडेंट्स, अगर हम एजुकेशनल पैराडाइम में इसको देखें तो वो क्या करते हैं? दे अडॉप्ट वो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स होते हैं वो उनको पढ़ा रहे होते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ा रहे होते हैं, थ्रू आउट द ईयर पढ़ा रहे होते हैं, और ये चेंज करते हैं अपने मॉडल को। कभी कभार एक्टिव
कभी कभार वर्बल कम्युनिकेशन इसमें आ सकती है, कभी कभार नॉन वर्बल आ सकती है, कभी कभार इसमें जो है ना वो रिटर्न कम्युनिकेशन आ सकती है। तो ये एक कंटिन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है, और ये एडॉप्टिव इन नेचर है, मतलब हर शख्स जो है ना इसको एडॉप्ट करता है in every field, particularly when it is about teaching, when it is about exchange of ideas, when it is about discussion, when it is about uh, developing new insights or objectives। ठीक है, तो हर सूरत में क्या किया जाता है, ये कम्युनिकेशन की जाती है। द thirdly, it is a purposeful activity। ठीक है, इसका काम क्या होता है, एक पर्पसफुल तरीके से डेवलप किया होता है, और इसका काम होता है कि स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए, स्टूडेंट्स को इनरिच किया जाए, स्टूडेंट के इंसाइट को डेवलप किया जाए, स्टूडेंट की बिहेवियर फॉर्मेशन की जाए, स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए, स्टूडेंट्स की एटीट्यूड फॉर्मेशन की जाए। तो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है, जिसमें जो भी एक्टिविटी कैरी आउट की जा रही होती है उसके पीछे, जो भी कम्युनिकेशन का मॉडल इस्तेमाल किया जा रहा था उसके पीछे कोई ना कोई खास मकसद होता है। पर्टिकुलरली इसका मकसद ये होता है कि टीचिंग को ज्यादातर एसोसिएट किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज इन सच अ वे इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, आपने क्या करना होता है, यू डू नॉट ओनली नीड टू कम्युनिकेट योर नॉलेज, बट आल्सो यू नीड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड, एंड यू नीड टू मेक द स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दोस फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो इसके लिए जो भी आप कम्युनिकेशन का मॉडल इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ मकासद होते हैं। उसका मकसद एक पढ़ाना भी होता है, और स्टूडेंट्स को परसुएट भी करना होता है ताकि वो उस फैक्ट एंड फिगर को तस्लीम कर ले। ठीक है, एंड देन अनदर सिग्निफिकेंट फीचर या इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो सिंबलिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप हमेशा लैंग्वेज ही इस्तेमाल करें, वर्ड्स ही इस्तेमाल करें, या फिर आप उसमें जो है ना जेस्चर्स और पोस्चर्स का इस्तेमाल करें। आप जरूरी नहीं कि आप हर वक्त आपके पास साउंड की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल ही किया जाए। नो, इट इज सिंबलिक एज वेल। मतलब आप जो है ना आप मुख्तलिफ सिग्नल से जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक ट्रैफिक जो वार्डन होता है वो ट्रैफिक लाइट से पूरी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अगर वो रेड शो करता है तो सारे स्टॉप हो जाते हैं। इफ ही शोज ग्रीन, तो वो कहते हैं कि भाई यू पीपल, इफ ही शोज येलो ही टेल्स यू टू गेट रेडी, एंड इफ ही शोज ग्रीन यू आर अलाउड टू ट्रेवल। तो ये क्या होता है, सिंबलिक होता है। मतलब जब भी आप अपना नॉलेज किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो सिंबलिक भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, आप अपने स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, अगर आप उनके उनके साथ स्माइल करते हैं, आप उनके साथ इंटरेक्टिव होते हैं, आप उनके साथ अच्छी डिस्कशन करते हैं, तो वो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये टीचर अच्छे हैं, या स्टूडेंट्स या टीचर खुद भी समझ जाते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो कम्युनिकेशन है वो सिंबल भी होता है, एंड इट इज इनरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल इस तरह है कि वंस समथिंग इज टोल्ड, वंस समथिंग इज डिस्कस्ड, इट डज नॉट रिवर्स इटसेल्फ बैक। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन, वन इट इज डन इट कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो है ना वो एक टू प्रोसेस है, ये एक डायनामिक एक्टिविटी है, ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। ये इंटरेक्टिव भी होता है, और ये सिंबलिक भी हो सकता है, और with this, it is a reversible activity. It means once it is done, it does not reverses itself back. So these were some of the key features or significance of uh, communication. ठीक है, तो communication is very much important when it comes to teaching, when it comes to learning, when it comes to communicating the new ideas, when it comes to developing good insights, when it comes to attitude formation or cognitive development. So these were some of the key features that one has when communicating with the students, or when communicating with someone. फिर इसके बाद हम देखते हैं कि what are the types of communication. Communication has got multiple types. ठीक है, the very first one is verbal. Verbal means through spoken languages, or through written communication, through written passages, when you convey your knowledge to someone.
पर्टिकुलरली योर रिसीवर्स, ठीक है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि सेंडर और रिसीवर किस तरह इसमें काम करते हैं। तो जब हमारे पास जब वर्बल कम्युनिकेशन होती है, वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास स्पीकिंग के जरिए से, राइटिंग के जरिए से, सिंबलिक इंटरेक्शन के जरिए से हम क्या करते हैं, हम अपने लैंग्वेज को, हम अपनी फॉर एग्जांपल नॉलेज को, हम अपने जो इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज होते हैं, जो हमारे पास आइडियाज होते हैं, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं अपने रिसीवर्स को। Then besides these, remember one thing, effective communication is the mixture of all of these types. Non-verbal communication is very much significant when it comes to effective classroom management or effective teaching strategies. उसमें हमारे पास जो जेस्चर्स हैं, जो हमारा टोन है, जो हमारे एक्सप्रेशन है, वो बहुत मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you are teaching someone, so during teaching अगर आप अपने टोन को कभी कभार फ्लक्चुएट करते हैं, कभी उसको हाई पिच पे लेकर जाते हैं, कभी उसको लो पिच पर लेकर आते हैं, कभी अपने अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए से, जेस्चर्स या पोस्चर्स के जरिए से आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो और जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैप्पी यू स्माइल इन फ्रंट ऑफ देम, एंड व्हेन यू आर नॉट यू फ्रोन इन फ्रंट ऑफ देम। So these gestures and postures make your verbal communication much more effective, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो तमाम जो टेक्निक्स है, जो टाइप्स है, इनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, इनको इनको कोई भी टीचर अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज में इनकॉर्पोरेट करता है, ताकि वो अपने इंस्ट्रक्शन की जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको हासिल कर सके। एंड देन yes, these both are associated or linked with the person who is teaching, who is instructing. With this, there are some visual communication methodologies as well. Like for example, you take your students to your multimedia classroom and then you show them some charts, you show them some videos. You, like for example, right now I have displayed these PowerPoint presentations. तो ये जो चार्ट्स और ये वीडियोस है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये अमलगमेशन है, मेरी वर्बल कम्युनिकेशन भी आपके साथ हो रही है, मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आपके साथ हो रही है, और विजुअल जो है ना, मतलब आप, मैं आपके जो देखने की जो हिस्स है, द सेंस दैट यू हैव ऑफ सीइंग, द सेंस दैट यू हैव ऑफ लिसनिंग, द सेंस यू हैव दैट ऑफ डिकोडिंग द थिंग्स, तो आप उनको क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। और इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ आप उसमें मल्टीपल चीजों पर डिजिटल टूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिजिटल टूल्स में फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कल जो है ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मिसाल दी थी, मैंने आपको ये भी कहा था कि जो प्रोजेक्टर्स, ओवरहेड जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है, फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बायोमेट्रिक जो है ना चीजों का अंदराज जो किया जाता है, तो इन तमाम चीजों से क्या होता है, आप इफेक्टिव वे से कम्युनिकेट करते हैं। यू कम्युनिकेट थ्रू फॉर एग्जाम्पल वीडियोस, यू कम्युनिकेट थ्रू माइक्स। तो इन तमाम चीजों के जरिए से आप क्या करते हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि आप वर्बली किसी के साथ वो करें। If you want that your objectives may be achieved, if you want that your students may provide you the better outcome, जिस तरह कल हमने पढ़ा कि आप उनको इनपुट देते हैं, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर आपको आउटकम दिया जाता है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो आप कम्युनिकेट करते हैं या आपके स्टूडेंट्स आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और डिजिटल जो टाइप्स हैं, इन सब का इनकॉर्पोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज, इट बिकम्स very significant. It becomes a thumbs up activity. I hope you all got it. If you have any question regarding this, you may ask, else we shall go ahead. Over to you all, please. ओके, नाउ वी हैव गॉट, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि मल्टीपल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट नाउ वी शैल कम टू नो कि एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है, उसमें क्या 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 चीजें जो है ना वो इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, क्या क्या चीजें एट अ टाइम उसमें काम कर रही होती है। तो कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी है, उसमें सबसे पहला किरदार जो होता है वो सेंडर का होता है। सेंडर मतलब द वन हु इज स्पीकिंग, द वन हु इज टॉकिंग, द वन हु इज इनिशिएटिंग द मैसेज। तो द पर्सन हु इनिशिएट्स द मैसेज इज नोन एज अ सेंडर। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई हैव started my communication with you all, yeah, I have started this class, so I am the sender. In the same way,
फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू मी थ्रू द चैट बॉक्स और थ्रू द मैसेजेस, तो आप क्या करते हो, यू आर आल्सो द सेंडर. So whatever I am communicating, whatever the idea I am communicating, whatever the thought I am communicating with you all, that is known as message. सेंडर सबसे पहले टॉपिक को इनिशिएट करता है, मैसेज को इनिशिएट करता है, लर्निंग को इनिशिएट करता है, और वो जो भी चीज को इनिशिएट करता है, जो उसके जो कम्युनिकेशन का जो आइडिया होता है, जो उसका इंफॉर्मेशन होती है, जो उसका कंटेंट होता है, दैट दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड थ्रू द सेंडर, तो उसे हम कहते हैं मैसेज. सो द वेरी फर्स्ट वन, a sender is involved in the process of communication. Secondly, he works on the communication, he works on the message, that which kind of message is being communicated or is needed to be communicated. ठीक है, तो मैसेज होता है. thirdly, इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ मीडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है. वो टूल्स, वो मीडियम्स या वो चैनल्स मीडियम कहलाते हैं. The method used to send the message. It may be through speech, it may be through written expressions, it may be through visual arts. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, या मैं आपके सामने पब्लिक स्पीकिंग करता हूँ, या मैं उसको न्यूज़पेपर में जो है ना लिख लेता हूँ. तो ये क्या है, मैंने एक मीडियम का इस्तेमाल किया. जैसे फॉर एग्जांपल हम बुक्स पढ़ते हैं, तो उस वक्त के जो राइटर्स थे, आज तो वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, वो फौत हो चुके हैं, वो दुनिया से रुखसत कर चुके हैं, लेकिन उनके जो रिटन एक्सप्रेशन है, उनके जो लिटरेचर है, थ्रू द राइटर और द ऑथर, थ्रू that particular book, through that particular literature is talking to us, is communicating his message to us. तो वो जो लिटरेचर है, वो जो बुक है, वो जो आइडिया है, वो जो स्पीच है, वो जो राइटिंग है, या वो जो लेक्चर है, वो मीडियम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. एंड देन एट द एंड, एट द सेकेंड एंड हमारे पास होता है रिसीवर. Receiver कौन है? For example, right now I'm talking to you, so you people are the receiver. In the same way, if you people talk to me, then I'll be the receiver. So the person who receives and interprets the message. ठीक है. इस प्रोसेस में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं. कोडिंग और डिकोडिंग के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो आगे जाकर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से एक मैसेज को इनकोड किया जाता है और किस तरह उसको डिकोड किया जाता है. सो देयर इज अ रिसीवर. सो ये चार चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, particularly when we communicate with our audience, when we communicate with our listeners. ठीक है. And then the receiver. अभी यहाँ तक तो एक कम्युनिकेशन की जो एक एक्टिविटी है वो चली गई. ठीक है. अभी जो रिसीवर होता है, वो रिसीवर जब आपके मैसेज को सुनता है, जब वो आपके आइडिया को सुनता है, जब वो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो वो आपको एक फीडबैक देता है. तो फीडबैक इज आल्सो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है. दैट हाउ योर रिसीवर रिस्पॉन्ड्स टू व्हाट यू डिलीवर टू हिम. ठीक है. Like for example, the receiver responses, like for example, he may confirm it, he may accept it, he may reject it, he may understand the message, he may question the message. ठीक है. तो ये जो फीडबैक होता है, ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फीडबैक के जरिए से जो सेंडर होता है या जो इनिशिएटर होता है, उसको पता चलता है कि whether my communication has worked or not, whether they have achieved their objectives or not. तो इसलिए जो feedback है, that is also quite essential when it comes to communication. And then noise. Most of the time what happens in the way of in the entire process of communication, हमारे पास कुछ डिस्टरबेंस आती है, कुछ डिस्टॉर्शंस आती हैं. वो डिस्टॉर्शंस यूजुअली नॉइज की वजह से होती है. Any barrier that is technical or that is human made, any barrier that distorts or interprets communication, like for example distractions can be there, it can be technical issues, it can be for example right now for example we have got the classroom, अगर हमारे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है. तो नॉइस हर उस चीज को कहेंगे जो कि हमारी कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करेगी, जो उसको डिस्टर्ब करेगी. तो ये हमारे पास 6 इसेंशियल एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन. इसको हम एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो अपना एक टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा है किसी प्रोजेक्टर के जरिए से. ठीक है. किसको? अपने स्टूडेंट्स को. और ड्यूरिंग टीचिंग वो एक सवाल पूछता है अपने स्टूडेंट से, और कुछ स्टूडेंट्स शोर मचा रहे होते हैं, तो वो सवाल स्टूडेंट्स को सही तरीके तक नहीं पहुंच पाता. ठीक है. तो इस क्लासरूम की इस एक्टिविटी में आप देखें तो वो जो टीचर है जिसने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, वो हमारे पास सेंडर है. जिस चीज को वो एक्सप्लेन कर रहा है, जो टॉपिक को वो एक्सप्लेन कर रहा है,
वो हमारे पास मैसेज है। वो जो पढ़ाना चाह रहा है अपने मैसेज को, वो अपने टॉपिक को पढ़ाना चाह रहा है, वो प्रोजेक्टर के जरिए से पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाना चाह रहा है, तो वो उसके पास मीडियम हुआ। किनको वो पढ़ाना चाह रहा है, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाह रहा है, तो वो स्टूडेंट्स उनके लिए क्या हुए, वो उनके रिसीवर हो गए। ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन उसके लिए फीडबैक है कि वेदर द स्टूडेंट्स हैव इनकोडेड इट और डिकोडेड इट वेल और नॉट। और जो लास्ट हमारे पास है कि वो जो स्टूडेंट्स वहां पर शोर मचा रहे होते हैं, जो स्टूडेंट जवाब दे रहे होते हैं, वो हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा होता, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक नॉइस होती है। सो this is what the elements of communication that we have got. Six elements of communication: the sender, the message, the media, the receiver, the feedback, and the noise. So I hope you all got it. If you have any question, you may please ask me right now. If not, then we shall go ahead. Over to you all, please. Clear to everybody? Clear to you all? Okay. Then we have got some problems. Usually some problems occur through effective communication, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस्म के प्रॉब्लम्स हमारे पास यूजुअली आते हैं और उसको हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो जिस तरह हमने कहा कि नॉइज क्या होता है, नॉइज डिस्ट्रैक्शन होती है किसी भी कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिजिकल बैरियर्स। कौन से फिजिकल बैरियर्स होते हैं, नॉइज हो सकती है, पुअर लाइटिंग हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, फॉल्टी इक्विपमेंट्स हो सकते हैं जिनके जरिए से हम क्या करते हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर शेयर करता हूं, तो अगर यहाँ पर वॉइस की डिस्टरबेंस होती है या यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे वीडियो में अगर लाइट कम होता है या फिर मैं आपके साथ फेस टू फेस बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे बहुत दूर खड़ा होता हूँ, या मैं जिस चीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो माइक सही तरीके से काम नहीं कर पाता। ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास फिजिकल बैरियर है जिसकी वजह से हमारे कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो क्वेश्चन हो जाती है। सेकेंडली साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ गया। यूजुअली हम क्या करते हैं जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हमारे दरमियान स्ट्रेस का एलिमेंट होता है या फेयर का एलिमेंट होता है या सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ जो एस्टीम होती है वो कम होती है या इमोशनल टेंशन होती हैं, या हम कोई जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं उसकी जो है ना वो इफेक्टिवनेस इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसकी वजह से भी हमारी जो कम्युनिकेशन जो होती है वो थोड़ी सी फॉर ग्रांटेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि एक स्टूडेंट है, वो अपने टीचर से बहुत ज्यादा डरता है। ठीक है। वो मिसाल के तौर पे उनके गुस्से से डरता है, वो उनकी पनिशमेंट से डरता है, वो उनके बिहेवियर से डरता है, वो उनके रिस्पॉन्स से डरता है। तो वो क्या करता है, स्टूडेंट कभी भी अपने प्रॉब्लम को अपने टीचर के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि यार अगर मैं अपना कोई इशू किसी के साथ डिस्कस करूंगा तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आएगी या मुझे जो है ना लोग क्वेश्चन करेंगे, यूजुअली ये चीजें उस वक्त होती है। फॉर एग्जांपल व्हेन आई गो टू ऑफिस, अगर हमारे पास जब वुमेन हरेसमेंट के कोई केसेस आते हैं तो यूजुअली वो हमारे साथ साइकोलॉजिकल उनके माइंड में ये बैठा होता है कि यार अगर हम कोई इस तरह का अपना जो केस है अगर हम किसी के साथ डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली किसी मेल के साथ, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो इसकी वजह से वो जो इमोशनल टेंशन होती हैं वो क्रिएट होती हैं, और जब आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होते तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते, आप उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाते, और आपका जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड रह जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास सिमेंटिक बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंसेस, जार्गन्स और अनक्लियर एक्सप्रेशन। यूजुअली क्या होता है कि आप जब किसी ऐसे इलाके में पोस्टेड होते हैं जहां पर आपको उनकी जुबान नहीं आती है, या आप ऐसे इलाके में घूम रहे होते हैं जहां पर आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनके टर्मिनोलॉजीज आपको उनको समझ में नहीं आती, या आप अच्छी तरीके से जब एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उनके साथ आपके दरमियानी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा गैप
चलने लगता है। तो इसलिए लैंग्वेज की मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है। आप जो है ना, आपके जो वर्ड्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते आ पाते। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर कोई मैं यहाँ पर कोई यूनिक लैंग्वेज में बात करना शुरू करूँ तो आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो ये सिमेंटिक बिहेवियर है, ठीक है, या सिमेंटिक वेरिएशन है। ये लैंग्वेज की वजह से भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज या जार्गन्स की वजह से भी हो सकता है, या स्टूडेंट टीचर के जो वो पढ़ाने का तरीका कोई अच्छा नहीं होता है, या वो अपने आप को एक्सप्रेस अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास सिमेंटिक बिहेवियर्स भी देखने को मिलते हैं। देन वी हैव गॉट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी हमारे पास बिहेवियर्स आते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स भी बहुत मैटर करते हैं। रिजिड हायरार्की होता है, लेक ऑफ क्लैरिटी रोल्स होता है, और पुअर कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। यूजुअली ये होता है कि हमारे पास हाँ, क्या होता है कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो टीचर्स होते हैं, तो उनके दरमियान बहुत ज्यादा रिजिडिटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि या जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस होता है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप को रोल्स का पता नहीं होता, जब आपको क्लेरिफिकेशन नहीं मिल रही होती, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। और हम क्या करते हैं, हम उस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की वजह से हम अच्छी तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। देन वी हैव गॉट कल्चरल बैरियर्स। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ कल्चर्स को फॉलो करते हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं। तो उनकी वजह से भी हमारे कम्युनिकेशन में फर्क आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुसलमान है तो आप कभी भी किसी क्रिश्चियन की बात को नहीं मानेंगे, मन और रन तस्लीम नहीं करेंगे, आप उसकी आइडियोलॉजीज को नहीं मानेंगे, आप उसके डॉगमास को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसके बिलीव्स को, उसके कस्टम्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से आप पे मिस इंटरप्रिटेशन होगी, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें, इस किस्म के बैरियर्स हमारे पास आ सकते हैं। तो इसको अगर हम एग्जाम्प्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड अ लेसन इफ द टीचर यूजेस अनफेमिलियर टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, semantic barriers, और speaks too softly in a noisy classroom, physical barriers। अगर मैं आपके साथ क्लास में अभी बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आप अगर उर्दू लैंग्वेज को समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर मैं आपके सामने पश्तो जुबान में बात करता हूँ, तो ये आपके सामने क्या हुआ, ये एक सिमेंटिक बिहेवियर आया या सिमेंटिक बैरियर आया, जिसकी वजह से आप मेरी बात को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। या फिर यहाँ पर क्लास में अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं, तो वो शोर मचाने की वजह से हमारा जो मैंने इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन का जो मेथोडोलॉजी होता है वो भी अच्छी तरीके से कैरी आउट नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं। So these all are the problems occurring in any communication strategy. So I hope you all got it. If you have any question, you may please ask me. Else we shall go towards the theories of communication. Quickly, please. अगर समझ में आ गया तो मुझे एक yes का मैसेज करें ताकि हम आगे चलें। ओके, राइट नाउ देर आर सम थ्योरीज, ठीक है। वो थ्योरीज क्या कहते हैं, कुछ मॉडल्स हैं। वो कहते हैं कि उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से कम्युनिकेशन पे काम करते हैं और कम्युनिकेशन को किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला है वो शैनन एंड वीवर का मॉडल है, जो कि 1949 में पेश किया गया, ठीक है। इसमें वो क्या कहता है, ये एक लीनियर मॉडल है जिसमें एक लाइन के जरिए से वो शो करता है कि हमारे पास क्या होता है कि जब भी कम्युनिकेट करते हैं या ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से हम कौन से मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल डेवलप किया गया था क्लॉड शैनन की तरफ से और वेरन वीवर की तरफ से 1949 में। और ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस को समझने में हमारी मदद करता है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें हमारे पास ये लीनियर मॉडल उसमें दिया है, ठीक है। उसमें कहता है कि सबसे पहले हमारे पास एक सेंडर होता है, ठीक है। सेंडर, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है और ये वो शख्स होता है जो कि कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो मैसेज होता है, ठीक है। मैसेज क्या होता है कि मैसेज कोई भी एक ऐसी चीज होती है, कोई एक आवाज होती है, कोई वर्डिंग्स होती है जिसको हम एक इनकोड कर देते हैं, जिसको हम एक मीनिंग दे देते हैं, और वो फिर उस मैसेज को हम किसी चैनल के जरिए से, किसी मीडियम के जरिए से, किसी सिग्नल के जरिए से हम उस रिसीवर को पहुंचाते हैं। रिसीवर क्या होता है, सेंडर ये इनकोडर भी होता है जो कि इस मैसेज को इनकोड करता है, इस लैंग्वेज को, इस आवाज को इनकोड करता है, फिर उसको किसी चैनल के जरिए से रिसीवर को भेजता है, और रिसीवर जो होता है वो डिकोडर भी होता है, ठीक है। और इस सिग्नल को वो डिकोड करता है और फिर इसको उन तमाम बैरियर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं जो कि
कनेक्टिविटी को मुश्किल बनाता है। ठीक है, ये ज्यादातर क्या होता है जब बेसिक क्लासरूम या मीडिया कम्युनिकेशन हम कर रहे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर हमारे पास आता है बर्लोज एसएमसीआर मॉडल। बर्लोज का एसएमसीआर जो मॉडल है, ठीक है, ये डेविड बर्लो ने 1960 में डेवलप किया गया था। इसको एसएमसीआर इस वजह से कहते हैं कि ये एस स्टैंड फॉर सेंडर, एम स्टैंड फॉर मैसेज, सी स्टैंड फॉर चैनल एंड आर स्टैंड फॉर रिसीवर। इट फोकसेस ऑन सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। मतलब ये चार चीजों पर सोर्स फोकस करता है और ये एम्फेसाइज करता है कि हर एलिमेंट का कम्युनिकेशन स्किल्स में उस एटीट्यूड का, उस नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, पर्टिकुलरली जब टीचर और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे के साथ इंकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि इन चारों का जो मॉडल है वो हमेशा कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द घूमता है और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इंश्योर कराता है। फिर हमारे पास श्राम्स मॉडल है 1954 का। ठीक है, ये रिलेशनशिप की बात करता है कि किस तरीके से सेंडर और रिसीवर के दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप डेवलप होता है। इट introduces the concept of feedback and shared experiences. It shows that communication is two-way and based on mutual understanding. ठीक है, यहाँ पर जो सेंडर और जो रिसीवर होता है उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आया वो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं या नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इसमें भी जो मॉडल है वो वही एसएमसीआर का, सोर्स, मैसेज और चैनल और रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन चारों सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए जो फीडबैक और जो एक्सपीरियंस का रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करने के का जो काम है वो श्राम के इस मॉडल ने किया। और फिर हमारे पास लास्ट है वो है हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल क्या है? हेलिकल मॉडल बात करता है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन किस तरह कंटिन्यूअस होता है, ये इवॉल्विंग होता है। ये अगर आपने देखा होगा, अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो डीएनए का मॉडल वो कहते हैं ये डबल हेलिकल है क्योंकि ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ये स्पाइरल होता है। ठीक है, तो हेलिकल मॉडल में भी यही बात की जा रही होती है कि हेलिकल मॉडल कम्युनिकेशन का ये एक इंटरेक्टिव मॉडल होता है जो कि कम्युनिकेशन को चेक करता है कि ये एक हेलिकल प्रोसेस के जरिए से इर्द गिर्द एक दूसरे के घूम रहे होते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये हमेशा अनब्रोकन होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, ये सर्कुलर टाइप पे ये मूव ऑन कर रहा होता है और साइमल्टेनियसली जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है उनके दरमियान कम्युनिकेशन चल रही होती है। तो ये डायनामिक एक्टिविटी होती है, ये इंटरैक्टिव एक्टिविटी होती है। इसमें कंटिन्यूअस जो होती है वो इनकोडिंग और डिकोडिंग चल रही होती है, ये ओवर द टाइम, और ये एक दूसरे पर बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं और ये लीनियर नहीं होता, मतलब कंटिन्यूटी उनमें हो रही होती है। सो आई होप these all four models are clear to everybody। यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, else we shall finish this